देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको भारत के साथ साथ देश के बड़े प्रदेशों और बड़े शहरों का कोरोना अपडेट दिखाने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर कोरोना के कितने मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हुए और कितने लोगों की जान गई। भारत में 18,786 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना से संक्रमण के। वहीं 599 मरीजों की मौत हो गई है इस वायरस के संक्रमण की वजह से। दिल्ली में 2081 संक्रमित मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट है, वहां पर 4,666 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं संक्रमित और 232 लोगों की जान गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1184 मरीज अब तक कोरोना के सामने आए हैं और 18 लोगों की जान गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1485 मरीज अब तक सामने आए, 76 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में 1688 मरीज, 28 मरीज और 25 की मौत हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि देश के बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। मुंबई की हालत देखिए, 3090 मरीज अभी तक सामने आए हैं। 139 लोगों की मौत अकेले माया नगरी में हुई है। भोपाल में 254 मरीज अब तक सामने आए, 7 लोगों की जान यहां पर गई है। वहीं जयपुर में 619 मरीज सामने आ चुके हैं, 14 लोगों की जान चली गई है। लखनऊ में 169 मरीज सामने आए हैं, 1 की मौत की खबर है। वहीं आगरा में 295 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, 6 लोगों की जान ले ली है इस वायरस ने। नोएडा में 100 मरीज सामने आए हैं, हालांकि अभी तक किसी की जान नहीं गई। कानपुर में 75 मरीज, 2 की मौत की खबर है। और दिल्ली में कोरोना ने राष्ट्रपति भवन में भी दस्तक दे दी है। यह खबर हम सबको सकते में डालने वाली है। देखिए 100 सेकंड में यह पूरी रिपोर्ट। कोरोना का खतरा अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। प्रेसिडेंट स्टेट में परिवार समेत रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरे राष्ट्रपति भवन परिसर में हड़कंप मच गया है। उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिला का पति राष्ट्रपति भवन में ही काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के IAS अधिकारी के दफ्तर में तैनात रहा है। इसे देखते हुए अधिकारी ने एहतियातन खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी के साथ दिल्ली में सील किए गए इलाकों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। सोमवार को सील किए गए इलाकों में तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लेन 2428, ब्लॉक जी जहांगीरपुरी, संजय इंक्लेव के फ्लैट नंबर 265 से 500, त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 34 और शालीमार बाग के ब्लॉक AF हैं। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर जाकर लोगों का सर्वे करेंगे। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का भी काम किया जाएगा। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीती रात 3 बजे तक दिल्ली में मरीजों की संख्या 2081 तक पहुंच गई। 24 घंटे 78 नए मरीजों का कोरोना पॉजिटिव पाए जाना राजधानी की चिंता बढ़ा रहा है। अब तक दिल्ली में 47 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। बुरी खबरों के बीच राहत की बात यह है कि 431 मरीज अब तक दिल्ली में ठीक भी हुए हैं। कल दिल्ली में रिकॉर्ड 141 कोरोना वायरस के मरीज डिस्चार्ज होकर घर चले गए। और राष्ट्रपति भवन के बाद कोरोना ने लोकसभा सचिवालय में भी हमला बोल दिया है। लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक हाउसकीपर को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इस खबर के सामने आते ही इस चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संक्रमित कर्मचारी को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसके परिवार को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। यह कर्मचारी लोकसभा सचिवालय में और किन किन लोगों से संपर्क में था, इसकी पूरी जानकारी अब हासिल की जा रही है, जो कि बहुत जरूरी भी हो गया है।
आमोद राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आमोद, अब इस जानकारी के सामने आने के बाद एक हाउसकीपर लोकसभा सचिवालय का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, जितने भी कर्मचारी पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से लगातार आ रहे हैं, उन सबकी पहचान की जा रही है, एक लिस्ट बनाई जा रही है और कौन कौन से कर्मचारी उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के संपर्क में आए थे, इसकी भी जांच की जा रही है। चूंकि उस कर्मचारी का मुख्य काम था सारे ऑफिस के गेट को, ताला को खोलना और उसके बाद उस रूम में साफ सफाई का व्यवस्था देखना। वो मॉनिटर करता था, वो खुद साफ सफाई नहीं करता था, वो केवल ताला खोलता था सारे कमरों का। तो लिहाजा उन कमरों में बैठने वाले जितने कर्मचारी हैं जिन्होंने टच किया होगा, उन सबकी सूची बनाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उन सबको होम क्वारंटाइन किया जाएगा या किसी को कोई शिकायत है तो तुरंत उसकी जांच करवाई जाएगी। और इसी बाबत जो है लोकसभा सचिवालय में खास करके स्पीकर के मॉनिटरिंग में, उनके ध्यान के अंदर ये सारा काम हो रहा है, उनके नजरों के अंदर ये सारा काम हो रहा है और वो बहुत बारीकी से इस पर नजर बनाए। आमोद, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और कोरोना की आफत के बाद अभी भी कई लोग हैं जो दिल्ली से गए जमातियों को शरण दे रहे हैं, उनको छिपने में मदद कर रहे हैं। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खुद जमात में शामिल होने की जानकारी छिपाने और विदेशी जमातियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में फरार जमातियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में यूपी के प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के जमाती हैं, जो प्रयागराज में छिपे हुए थे। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने एक और तो खुद के जमात में शामिल होने की बात प्रशासन से छिपाई थी और साथ ही साथ विदेशी जमातियों को शरण देने और छिपने में मदद करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जमातियों के साथ इनके 12 मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्रों से कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करेली, शाहगंज और शिवकुटी इलाके से गिरफ्तार किए गए सभी लोग शहर की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। इनमें से एक इंडोनेशिया जमाती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। साफ है, प्रशासन की नजर जमात से जुड़े सभी लोगों पर है और जमातियों के साथ साथ उनके बारे में जानकारी छिपाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के अलावा यूपी के सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इन सभी को विशेष कारागार में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया है। सहारनपुर में जेल भेजे गए ज्यादातर जमाती इंडोनेशिया और सूडान के हैं। हालांकि सहारनपुर में जो विदेशी जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमातियों के खिलाफ अस्थायी जेल में रखकर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि यूपी का जो आंकड़ा बड़ा है उसके पीछे जमातियों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लगभग 50 से लेकर 60% ऐसे मामले हैं जो जमातियों के संपर्क में आने के चलते सामने आए हैं। और बिहार के अररिया में एक सिपाही को उसका फर्ज निभाने की सजा दी गई। लॉकडाउन के बीच उसने जिला कृषि अधिकारी से पास मांग लिया। उसके बाद क्या हुआ, जरा देखिए। इंसान परेशान है, करोड़ों लोग लॉकडाउन में हैं। तपती धूप में लाखों पुलिस वाले अपने फर्ज को निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार के अररिया से आई ये तस्वीर सिस्टम के पहरेदारों के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रही है। खाकी वर्दी के ये जवान सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इन कांस्टेबल्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अपना फर्ज निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे थे, लोगों के पास देखकर ही उन्हें एंट्री दे रहे थे, जिसका अंजाम ये हुआ। हमारा टेस्टिंग होगा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 वर्ष से ताजा मामला तो अभी अंदर रहता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग सिपाही कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं। पास में खड़े एक पुलिस वाले उन्हें धमकी दे रहा था और सफेद शर्ट में खड़े हैं अररिया के जिला कृषि अधिकारी।
इस सिपाही ने 2 दिन पहले बैरगाछी के पास कृषि विभाग के वाहन से पास मांगा। पास न होने पर जुर्माना देने को कहा था। बस यही बात जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार को चुभ गई। वो एक सीनियर पुलिस वाले को लेकर पहुंचे और सिपाही से ही उठक बैठक लगवा दी। तस्वीरों में सिपाही को कृषि अधिकारी के पैरों में गिरकर माफी मांगते भी देखा जा सकता है। इस मामले के तूल पकड़ने पर अररिया के एसडीपीओ पुष्कर कुमार की तरफ से जवाब आया कि सिपाही से किसी ने उठक बैठक करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो खुद ही करने लगा था। अब सच्चाई क्या है ये तो पीड़ित सिपाही खुद ही बता सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें पुलिसिया सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक हैं, क्योंकि एक तरफ वो कोरोना के कहर के बीच अपने फर्ज को निभा रहे हैं, वहीं उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए इस तरह की जिल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। और खबर मध्य प्रदेश से है। बहुत दर्दनाक खबर है। मध्य प्रदेश में एक और थाना प्रभारी कोरोना की जंग लड़ते लड़ते खुद कोरोना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। देखिए पुलिस विभाग में कोरोना के हमले से कैसे मचा है कोहराम। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पुलिस विभाग में दस्तक दे चुका है। इंदौर में थाना इंचार्ज देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की मौत के बाद आज उज्जैन में एक थाना प्रभारी ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। उज्जैन के नीलगंगा थाना के प्रभारी यशवंत पाल की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंबर कॉलोनी में एक युवक की कोरोना से हुई मौत के बाद थाना प्रभारी की ड्यूटी इसी इलाके में लगी थी और यहीं पर संक्रमण ने उन पर हमला बोला। टीआई नीलगंगा उज्जैन थाने से यशवंत पाल की दुखद मृत्यु आज सुबह 5:10 पे हो गई है। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। तबीयत बिगड़ने के बाद टेस्ट में थाना प्रभारी पाल कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में रहने वाले 12 पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए माधवनगर अस्पताल भिजवाया गया था। बुरहानपुर की रहने वाले पाल का परिवार इंदौर के ही विजयनगर इलाके में रहता है। थाना प्रभारी को कोरोना संक्रमण होने के बाद उनके परिजनों की भी जांच कराई गई है। उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत सीवियर वैरायटी का था, तो हर संभव प्रयास के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। यशवंत पाल का औरबिंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौत से पहले थाना प्रभारी किन किन लोगों के संपर्क में थे, अब इसकी भी जांच हो रही है। ड्यूटी में उनके साथ एक ड्राइवर और 4 पुलिसकर्मी रहते थे। उनके आवास के आसपास 10 से 12 परिवार रहते हैं। 3 दिन पहले इंदौर में थाना इंचार्ज देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की कोरोना से हुई मौत के बाद एक और पुलिसकर्मी की मौत से पुलिस विभाग सख्ते में है। पुलिसकर्मियों की कोरोना से हो रही मौत से एक बात साफ है कि कोरोना संक्रमण के घेरे में पुलिस विभाग भी आ चुका है, लिहाजा अब एहतियात बरतने की जरूरत है। और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए बसों को रवाना किया है। देखिए छात्रों को बचाने की यह सरकारी मुहिम 100 सेकंड की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को निकालने का रास्ता साफ कर दिया है। कोटा के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में फंसे राज्य के 4000 छात्रों को लाने के लिए आज ग्वालियर से कोटा के लिए बसों का कारवां रवाना किया गया। ग्वालियर सहित दूसरे जिलों के बच्चों को लाने के लिए सरकार ने 150 बसों का इंतजाम किया है। बसों को रवाना करने से पहले इन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया ताकि कोई भी छात्र घर आते आते संक्रमण का शिकार न हो जाए। 140 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ 3191 छात्र हैं, लेकिन 10 हम एक्स्ट्रा भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ से समाचार आ रहा है कि कुछ लोगों के नाम नहीं आ पाए या कुछ ऐसे हैं जिनके कि माताजी या पिताजी रहते हैं और उनके नाम नहीं आ पाए। एसएएफ ग्राउंड से रवाना हुई इन बसों के जरिए बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी नगर निगम के अपर आयुक्त दिनेश शुक्ला को दी गई है, जो बतौर नोडल ऑफिसर कोटा पहुंच चुके हैं। नोडल ऑफिसर के साथ 3 सदस्यीय टीम भी है। बसों को कोटा भेजने की जिम्मेदारी राज्य परिवहन विभाग को दी गई है, लिहाजा मौके पर परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी भी तैनात नजर आए। अधिकारी ने बताया कि बसों को भेजने से पहले हर तरह की तैयारी कर ली गई है। किसी में सिम्टम है तो उसको हम वहाँ नहीं जाने देंगे, उसको हम यहीं रोक लेंगे बॉर्डर पे। डॉक्टर और इंजीनियर का ख्वाब लिए देश के करीब 25 से 30 हजार छात्र कोटा के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों के जरिए राज्य के करीब 8000 छात्रों को वहां से निकाला था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था। अब यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी छात्रों को उनके घर पहुँचाने का जिम्मा लिया है, जो राहत देने वाली खबर है। लेकिन कोरोना के कहर के बीच इन छात्रों को सही सलामत उनके घर पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के बिगड़ते मामलों के बाद हालात का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची। क्यों खास है ये दौरा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से बिगड़े हालात का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची।
इस दल ने यहां अलग अलग इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विशेष विमान से इंदौर पहुंची ये टीम अपने साथ जरूरी दवाइयों समेत मेडिकल सामग्री लेकर आई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मिली। ये टीम इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों सहित दूसरे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और केंद्र सरकार को सौंपेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियाँ पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है देखने के लिए। इंदौर में पहुंचते ही इस टीम ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की, जिले में कोरोना के लिए उपचार की व्यवस्था और तैयारियों पर गहन चर्चा की। मौके पर मौजूद कलेक्टर ने केंद्रीय दल की पीपीई किट और दवाइयों का पूरा विवरण दिया, जिसमें लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की भी जानकारी दी। सदस्यों ने जिला प्रशासन की टीम के साथ क्वारंटीन क्षेत्रों का दौरा किया। ये टीम टाट पट्टी, बाखल, रानीपुरा और बम्बई बाजार भी पहुंची। टाट पट्टी बाखल वही इलाका है जहां मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला किया गया था। टीम ने पूरे मामले का मुआयना करने के बाद कोरोना के उपचार को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इंदौर में कोरोना के बढ़ते और बिगड़ते हालात के बाद केंद्र सरकार की टीम ने पूरी बारीकी से एक एक इलाके का जायजा लिया है। ये टीम 3 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये रिपोर्ट बेहद खास होगी, क्योंकि इसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार इंदौर में कोरोना की जंग जीतेगी। और मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बेहद डरा रहे हैं। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले 1492 से ज्यादा हो चुके हैं और 77 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इंदौर में 915 लोग पीड़ित हैं, जहां कोरोना से 52 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं भोपाल में आंकड़ा 254 है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हम राजधानी भोपाल में इस समय मौजूद हैं। मेरे पीछे शिवाजी नगर का वो एरिया है जिसको कंटेम्प्टेड घोषित किया गया है और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल इमरजेंसी के लिए कुछ सामान लेने के लिए आम जनता निकल सकती है। सुरक्षा के लिहाज से ताकि कोई इसका उल्लंघन ना करे, सुरक्षा अधिकारियों को भी पूरी किट के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है और पूरी सुरक्षा यहाँ पर फिलहाल बरती जा रही है और किसी तरह की यहाँ पर रहवासियों को समस्या न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल अगर केवल मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं जिनकी तादाद करीब 915 के आसपास है। वहीं भोपाल में 254 मरीज़ अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इंदौर में 52 मौतें हो चुकी हैं, जबकि भोपाल में मौत की संख्या 7 है। इंदौर और जो उज्जैन का इलाका है वो पूरी तरह से इस समय सील है और वहाँ पर केंद्रीय एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा हुआ है। कोशिश यही है कि इसको कंट्रोल किया जाए और अगर इंदौर और भोपाल की बात की जाए तो दोनों जगह करीब 300 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिनको पूरी तरह से सील किया गया है, कंटेम्प्टेड किया गया है इंदौर भोपाल मिला के। अभी फिलहाल प्रशासन मुख्य रूप से नए मरीजों के बढ़ने को रोकने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है और उसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट आने वाले समय में दी जा सकती है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV 9 भारतवर्ष, भोपाल। मुंबई के धारावी में कोरोना अब बड़े विस्फोट की तरह बढ़ रहा है। करीब 8 लाख से ज्यादा आबादी खौफनाक वायरस के साए में। धारावी की तंग गलियों से TV 9 भारतवर्ष की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धारावी इस वक्त पूरी मुंबई को डरा रही है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती आजकल मुंबई के लोगों के लिए शोक बनी हुई है। 30 नए मामले सामने आने के बाद धारावी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 169 हो गई है, जबकि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ है धारावी इस वक्त कोरोना से कराह रही है। करीब 8,50,000 लोग धारावी की झोपड़पट्टी में गुजारा करते हैं। 10 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। ऐसे कई घरों में इस वक्त तीसरी पीढ़ी के लोग रह रहे हैं। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू हैं। लोगों का साफ कहना है कि सरकार इस वक्त धारावी में जितने कोरोना पेशेंट बता रही है, असल में आंकड़ा कहीं ज्यादा है। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 15 अप्रैल को 60 कोरोना पॉजिटिव थे, जो 16 अप्रैल को 86 हो गए। 17 अप्रैल को 101 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, 18 अप्रैल को बढ़कर 118 हो गए। 19 अप्रैल को 138 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जो कि 20 अप्रैल को बढ़कर 169 हो गए। यहाँ ना क्लिनिक नहीं चालू है, एक भी दवाखाना नहीं चालू है। इधर कुछ राशन मिलता ही नहीं है। चावल राशन दुकान में मिला था और खाली चावल खा के क्या करेंगे? हम लोग को खाने को पैसा नहीं है,
चाय चाय को परेशान हो रहे, होटला बंद है, यहाँ के लोग बहुत परेशान है, दवा नहीं है मेडिकल में, दवा को जा जाके दवा को घूम के आ रही हूँ मैं। ये जो चेकअप होने वाला है वो जब होगा तो आप किस तरीके का महसूस करते हैं? अरे चेक हो जाएगा तो दिल में शांति हो जाएगा कि है कि नहीं है, इनके पास है कि नहीं है, किसी के पास है कि नहीं है, सब शांत हो जाएंगे। धारावी में कोरोना के आंकड़े इस इलाके में वायरस की तेज रफ्तार की गवाही दे रहे हैं और ये भी सच है कि धारावी जैसे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो सकता। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार और धारावी के लोगों को मिलकर ही कोरोना को टक्कर देना होगा। और महाराष्ट्र में अभी भी लोग लॉकडाउन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट मालेगांव से सामने आई है। देखिए 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा ज्यादा है, बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन की हिदायत के बावजूद लोग लॉकडाउन का पालन करते नहीं दिख रहे। ऐसा ही एक मामला मालेगांव के नूरानी मस्जिद इलाके में देखने को मिला, जहां एक मैयत के साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर आया और कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ा। मालेगांव से आई ये तस्वीर इसीलिए हैरान करती है क्योंकि इस इलाके में पुलिस लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। एक मातम कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। मातम में काफी 500 या 600 की तादाद में लोग मातम मनाने के लिए जा रहे थे। सड़क पर मैयत के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ देख पुलिस ने दखल दिया। एक पल तो ऐसा लगा कि शायद हालात बिगड़ जाएं और लोग पुलिस से न भिड़ जाएं, लेकिन नाजुक हालात को समझते हुए पुलिस ने समझदारी से काम लिया, लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह किया और भीड़ कम करने की सलाह दी। अच्छी बात ये रही कि लोगों ने पुलिस की बात मान ली और निर्देश का पालन करते हुए सिर्फ 20 से 25 की संख्या में कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। हमने उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि कोरोना संसर्ग की वजह से आप 20 लोगों के ज़्यादा से तादाद में मत जाइए कब्रिस्तान की ओर। वो लोगों ने हमारी जो विनती है वो मानने की। यहाँ बात नहीं बिगड़ी और लोगों ने संयम से काम लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया को पता है कि लॉकडाउन के समय अगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर निकलना भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, उसके बावजूद मैयत के साथ इतने लोगों को घर से निकलने की जरूरत क्या थी? ये जानते हुए कि इलाके की पुलिस बार बार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है, तो फिर कब्रिस्तान के लिए इतने लोग क्यों जमा हुए? ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में समाज को सोचने की जरूरत है, ताकि मुश्किल की इस घड़ी में दूसरों को मुसीबत में डालने से बचा जा सके। और अब कोरोना वायरस के संक्रमण पर सबसे सावधान करने वाली खबर। आईसीएमआर ने आंकड़ों के आधार पर खुलासा किया है कि अब 80% पॉजिटिव मरीजों में कोरोना के लक्षण ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अब कोरोना अदृश्य रहकर आपको अपना शिकार बना रहा है? देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना खतरनाक होने के साथ साथ अब अदृश्य भी होता जा रहा है। आईसीएमआर ने भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़ों के आधार पर खुलासा किया है कि कोरोना के 80% मरीजों में कोरोना के लक्षण बिल्कुल नहीं या फिर बहुत कम नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो टेस्ट हुए उनमें ज्यादातर बिना लक्षण वाले लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब उनमें खांसी, जुकाम, बुखार या गले में खराश जैसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो रैंडम टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हैं। यहाँ कुल 80 कंटेनमेंट जोन हैं, जहाँ रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। शनिवार को यहाँ 736 लोगों की जांच हुई, जिनमें 186 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन इनमें से किसी में भी संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे और ये हालात बेहद चिंताजनक हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि अदृश्य कोरोना वायरस पहले से भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बड़ी खासियत है इस बीमारी की, ये हाईली इन्फेक्शियस है और ये उस समय पे है जिस समय पे उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं होता। अब कोरोना के लक्षणों को लेकर भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना के लक्षणों से कैसे पहचाना जाता है। कोरोना संक्रमित मरीजों में 4 से 5 दिन बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। इनमें ज्यादातर संख्या बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों की होती है। सामान्यतया संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण 14 से 21 दिन के अंदर दिखते हैं। यहाँ तक कि संक्रमण के 28वें दिन या उसके बाद भी लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के टेस्ट में तेजी आई है, ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वो लोग मिले हैं जिनमें लक्षण नहीं थे और इनमें बड़ी संख्या 20 से 45 साल की उम्र के लोगों की है। और यही वजह है कि आपको और अलर्ट रहने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।